गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। और ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, कह सकते हैं ये 9 से लेकर के 12th, ये चारों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। छोटे क्लासेस में भी इसको पढ़ाया जाता है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग अच्छे लेवल पे चल रहे हैं तो 0 से हीरो तक के रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। 0 से हम शुरू करेंगे और हीरो तक के रूल को हम ले जाएंगे। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। पहले बारीकी से वॉइस के बारे में जान लेते हैं कि वॉइस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है और एक वॉइस से दूसरे वॉइस में बदलने के नियम और शर्तें क्या होती हैं। तो चलिए आइए, वॉइस को हम लोग हिंदी में वाच्य कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ये कर दे आपसे, कोई क्वेश्चन ये करे कि व्हाट इज वॉइस, व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या होता है, तो आपका जो आंसर होगा वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस जो होता है वर्ब का फॉर्म होता है। वॉइस जो होता है वर्ब का फॉर्म होता है। अगर कोई ये पूछे कि वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस, वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है, वॉइस की परिभाषा क्या होती है, तो बताएंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है या फिर किसी के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोग रहा है, उसे हम वॉइस कहते हैं। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस, है ना, वॉइस की परिभाषा क्या होती है, तो बताएंगे कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है या फिर किसी के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोग रहा है, उसे हम वॉइस कहते हैं। अगर इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वॉइस के प्रकार क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस के प्रकार क्या होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वॉइस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 एक्टिव वॉइस होता है, नंबर 2 पैसिव वॉइस होता है। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। 2 प्रकार के वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस को हम लोग हिंदी में कर्तृवाच्य बोलते हैं, पैसिव वॉइस को हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं। ये 2 वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस को हम लोग हिंदी में कर्तृवाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस को हम लोग हिंदी में कर्मवाच्य बोलते हैं। आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वॉइस को हम लोग हिंदी में वाच्य कहते हैं। व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या होता है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप को ही वॉइस कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉइस, वॉइस की परिभाषा क्या होती है, तो अभी मैंने बताया था क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है या फिर किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोग रहा है, उसे हम वॉइस कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, 2 काइंड्स होते हैं वॉइस के। नंबर 1 एक्टिव वॉइस जिसको हम लोग कृतवाच्य या कर्तृवाच्य बोलते हैं। नंबर 2 पैसिव वॉइस जिसे हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं। ये 2 वॉइस होते हैं। अगर आपसे कोई एक्टिव वॉइस की परिभाषा पूछता है कि एक्टिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है, तो बताएंगे क्रिया का वह रूप जिससे ये पता चले कि कर्ता खुद कार्य कर रहा है, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और अगर पैसिव वॉइस की परिभाषा पूछे कर्मवाच्य की, तो क्या बताएंगे, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि
कर्ता खुद कार्य न करके किसी के द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को भोग रहा है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। अब इतना जानने के बाद अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे हमको ये जानना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कौन कौन से रूल होते हैं। वो रूल हमको पता होना चाहिए, वो नियम हमको पता होना चाहिए। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के क्या रूल और रेगुलेशन होते हैं, क्या नियम और शर्तें होती हैं। आइए जरा देखते हैं। क्या रूल और रेगुलेशन होते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग करेंगे, सम इम्पॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन टू कन्वर्ट एक्टिव into passive voice, active into passive voice। हेडिंग क्या है, सम इम्पोर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू द पैसिव वॉइस। कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें बदलने के एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ महत्वपूर्ण नियम व शर्तें। तो सबसे पहले शर्त नंबर 1 क्या होता है? शर्त नंबर ए, पहली शर्त क्या होती है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। सबसे पहला नियम ये होता है। दूसरा क्या होगा, बी रूल ये है कि टेंस तथा कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया ब्रैकेट में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो रूल होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी थर्ड प्रयोग में लाते हैं। डी ये है आवश्यकता के अनुसार बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है।
पांचवा जो रूल होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। अंतिम जो शर्त होती है, वाक्य के बनावट के अनुसार अंत में चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये टोटल नियम है। ये पांचों नियम आपको याद रखने होंगे। 6 नियम। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस होगा उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे सब्जेक्टिव केस में। अगर प्रोनाउन होगा तब, लेकिन अगर नाउन है तो बस उसे ज्यों का त्यों उठा करके रख देंगे। अब उसके बाद टेंस को ध्यान में रखते हुए और सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप हेल्पिंग वर्ब का, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे दूसरे कंडीशन में। तीसरे कंडीशन में आप ये याद रखना है कि जो मेन वर्ब दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, आप उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आगे ये याद रखना है कि आवश्यकता के अनुसार बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि हर बार बाई लगेगा। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग यूज किए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में बाई को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, जो बचेगा, उसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। और लास्ट में ये ध्यान देना कि सेंटेंस जिस बनावट में है, अफर्मेटिव में है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में है तो क्वेश्चन मार्क्स यूज करेंगे। तो अंत में चिन्ह का प्रयोग जैसी बनावट होगी उसकी उस आधार पर हम करेंगे। आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा उतार लीजिए। हम आपको 20 से 25 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग उतार लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, बाकायदे तरीके से लिख लीजिए। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं और अब इसके बाद एक एक रूल पर हम डिस्कस करते हैं, एक एक नियमों पर हम डिस्कस करते हैं। आइए चलिए सबसे पहले पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर 1 क्या है? पहला स्ट्रक्चर क्या है? पहला स्ट्रक्चर यह है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, लास्ट में फुल स्टॉप। पहला जो स्ट्रक्चर होगा इस आधार पे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। मॉडल मतलब समझ रहे हैं? मॉडल मतलब जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, आर्ट टू हो गया, है ना, शुड हो गया, ये सारे के सारे मॉडल्स होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यू कैन डू इट, यहाँ पर फुल स्टॉप, यू कैन डू इट। देखिए जरा मैच कराते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, मॉडल्स दिया हुआ
है MV1 दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एकदम हूबहू स्ट्रक्चर पर मैच कर रहा है। कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8। उसके बाद जो मॉडल्स यहाँ पे लगेगा, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, दूसरा नियम यही है ना कि हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो जो मॉडल्स यहाँ पे लगा हुआ है आप वही मॉडल्स यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर जो मॉडल्स यहाँ पे यूज है वही मॉडल्स आप क्या करेंगे, यूज कर देंगे। अगर शुड रहता तो शुड यूज करते, मस्ट रहता तो मस्ट यूज करते, कुड रहता तो कुड यूज करते, बट यहाँ पे कैन है तो मैं कैन यूज करूँगा। उसके बाद पैसिव में बताने के लिए हम बी का यूज करेंगे, कैन बी। उसके बाद थर्ड में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज में लाते हैं, पता है आपको। आवश्यकता के अनुसार बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यू को जब ले जाएंगे, ये सब्जेक्ट जब ले जाएंगे ऑब्जेक्ट में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। इस तरह से एक और क्वेश्चन, जैसे यू, यहां से मान लीजिए ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। यहाँ पे तो ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, उससे अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट, इस तरीके से दिया हुआ तो क्या करेंगे, हिज पेरेंट्स। उसके बाद हो जाएगा मस्ट, बी हो जाएगा, ओबे को ओबेड कर देंगे, बाई लगा देंगे, ही को क्या कर देंगे यहाँ पे, हिम कर देंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे है हिज पेरेंट्स, इधर करेंगे, मस्ट है मस्ट यूज कर देंगे, बी हो जाएगा, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड हो जाएगा, बाई कर देंगे, ही को इधर साइड ऑब्जेक्ट लाएंगे, हिम हो जाएगा। कहाँ से, इस तरीके से। ये तो रहा यहाँ इसका पहला स्ट्रक्चर। आइए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर दूसरा स्ट्रक्चर किस तरह से आने वाला है देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है देयर हो प्लस वर्ब हो प्लस नाउन हो प्लस इंफिनिटी हो। अगर ऐसा कुछ दिया हो तो इसको हम किस तरीके से कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर, बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है ये, ध्यान देंगे। बहुत चर्चित क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछ देता है, बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते इस तरह के क्वेश्चन को। अगर इंट्रोडक्टिव देयर दिया हो प्लस वर्ब हो प्लस नाउन हो प्लस इन्फिनिटी हो, कैसे बनाएंगे आप। देखिए इन्फिनिटिव में कैसा इन्फिनिटिव, एक्टिव इन्फिनिटिव हो। कैसा इन्फिनिटिव बेटा, एक्टिव इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी दो प्रकार का होता है, एक्टिव इन्फिनिटिव और पैसिव इन्फिनिटिव। एक्टिव इन्फिनिटिव क्या होता है, मेन वर्ब से पहले मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो एक्टिव इन्फिनिटिव, और वही क्या होगा, ये एक्टिव इन्फिनिटिव हो जाएगा, एक्टिव इन्फिनिटिव। और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले अगर हम टू बी यूज कर देते हैं तो यही जो है आपका हो जाएगा बेटा पैसिव इन्फिनिटिव। पैसिव इन्फिनिटिव हो जाएगा ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। यही जो हो जाएगा आपका पैसिव इन्फिनिटिव। तो अगर कोई ऐसा एक्टिव इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर दिया हो तो कैसे करेंगे, देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू डू, देयर इज नथिंग टू डू। यहाँ पे देयर दिया हुआ है, वर्ब दिया है, नाउन से दिया है,
इन्फिनिटिव दिया हुआ है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू है, डू से पहले टू इन्फिनिटिव है, कैसे बने? इस तरह से इस कंडीशन में आप इंट्रोडक्टरी देयर को आप ज्यों का त्यों रखेंगे, वर्ब को भी आप क्या करेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे, आप नाउन को भी क्या रखेंगे, उसके कंडीशन के आधार पर ही रखेंगे ज्यों का त्यों। तो ये जो नाउन है ये हो जाएगा आपका नथिंग, नथिंग हो जाएगा। ये जो एक्टिव इन्फिनिटिव है बस आप इसको क्या करेंगे, पैसिव इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये डन हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू बी डन, देयर इज नथिंग टू डू डन, टू डू है तो यहाँ पर है देयर इज नथिंग टू बी डन। देयर अपनी जगह पर रखेंगे, वर्ब को अपनी जगह पे, नथिंग को अपनी जगह पे, टू एक्टिव इन्फिनिटिव को हम पैसिव इन्फिनिटिव में बदल देंगे। अगला है देयर इज नथिंग टू हेल्प, देयर इज नथिंग टू हेल्प ऐसे दिया हुआ है, देयर इज नथिंग टू हेल्प कैसे बनेंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। देयर को आप क्या करेंगे, अपनी जगह पर रख देंगे, इज अपनी जगह पर रहेगा, ये नथिंग हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिव इन्फिनिटिव को आप क्या करेंगे, पैसिव इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये हेल्पर हो जाएगा, फुल स्टॉप। इस तरीके से आशा है कि ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम में पूछता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। 8 प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट, इस बेसिस पर यहाँ पर दिया है 8 प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। इस बेसिस पर अगर कोई सेंटेंस दिया है तो कैसे बनाएंगे, जैसे 8 इज टाइम टू रीड इंग्लिश, इस तरह से दिया है, मैच करा रहे। 8 दिया है, वर्ब दिया है, नाउन यहाँ पे दिया हुआ है, इन्फिनिटी साफ दिख रहा है दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। कैसे आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे? जब अगर इस तरह का पैसिव एक्टिव वॉइस दे दे तो बड़े आराम से पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, 8 को हम ज्यों का त्यों रख देंगे, नाउन को भी हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों रख देंगे। जो हमारा यहाँ पे जो नाउन है 8 को हम अपनी जगह पर रखेंगे, वर्ब को अपनी जगह पर रखेंगे, नाउन को हम क्या करेंगे, अपनी जगह पर रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट को अपनी जगह पर रखेंगे, वर्ब को अपनी जगह पर रखेंगे, नाउन को अपनी स्पेस पे उसकी प्लेस से कहीं हटाएंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाने से पहले हम पहले फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा ये। इसके बाद बचा क्या हमारा, ये टू रीड बचा। इस एक्टिव इन्फिनिटिव को हम क्या करेंगे, पैसिव इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो गया। 8 को हमने अपनी जगह पर रखा, वर्ब को अपनी जगह पर रखा, टाइम को अपनी जगह पर रखा, नाउन को। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने से पहले हमने फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया। उसके बाद तब क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद जो एक्टिव इन्फिनिटिव को पैसिव इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करके क्या किया, हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा है कि आप लोग 100% सही करेंगे। 8 इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे सभी लोग। आज के लिए इस टॉपिक को इसी जगह क्लोज करते हैं। कल
हम आगे मिलेंगे, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये आप लोग 9th से लेकर के 12th तक सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी क्लासेस में ये पूछे जाते हैं। तो सभी लोग बाकायदे ध्यान से पढ़ेंगे ताकि इस टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े उसको। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आशा करते हैं कि आप सही बनाएंगे। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय, सी यू, नमस्कार।